हेलो एवरीवन, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 18 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और साथ में इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस को कवर अप करेंगे। साथियों, यह करंट अफेयर्स की श्रृंखला का प्रत्येक सेशन 10 से 15 मिनट का होता है और इसमें हम प्रतिदिन होने वाली समसामयिक घटनाओं व स्टैटिक जीएस के सभी फैक्ट्स को कवर अप कर लेते हैं। तो आप इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, बिकॉज आपकी चाहे पीसीएस रैंक की परीक्षा हो, पीसीएस प्री, आरओ, बीईओ या फिर आपका कोई भी वनडे लेवल एग्ज़ाम हो लाइक बीडीओ, लेखपाल, पटवारी या फिर वन दरोगा, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके समसामयिक घटनाएं और स्टैटिक जीएस के मोस्टली प्रश्न यहीं से ही कवर अप हो जाएंगे। आपको किसी भी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको डेली इस सेशन को इसलिए देखना है क्योंकि अगर आप डेली बेस पे देखते हैं तो आपकी चीज़ें डेली बेस पे ऑब्जर्व होती रहेंगी। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम टाइम से पहले 6 या 7 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ने बैठते हैं तो आप एकदम से चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे और एकदम से बर्डन इतना आ जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लेकिन अगर आप डेली बेस पे इस सेशन को देखते हैं और कवर अप करते हैं तो लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन आसानी से हो जाएगा, बिकॉज आप पर डे इसको पढ़ चुके होंगे। तो हम शुरू करते हैं 18 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और साथ में इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस। पहला पॉइंट है, FSSAI ने बासमती चावल के लिए पहले नियामक मानकों को अधिसूचित किया है। FSSAI यह खाद्य एक लैब होती है जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे बासमती चावल, तो इसने इसके लिए पहले नियामक मानक को अधिसूचित किया है। ठीक है, किसके लिए क्या है? बासमती चावल के लिए। मानक है कि जो बासमती चावल है उसकी प्राकृतिक सुगंध हो और जो कृत्रिम रंग है उसमें और पॉलिशिंग उससे वह मुक्त हो। मतलब जो आर्टिफिशियल कलर हैं वो उस बासमती चावल पे ना हो, पॉलिश ना हो, लेकिन उसमें प्राकृतिक सुगंध हो। तो इस टाइप के उसने मानक रखे हैं FSSAI ने, किसके लिए? बासमती चावल के लिए। चावल का जिक्र आया है तो चावल बेसिकली कृषि से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। जान लेते हैं स्टैटिक जीएस में चावल अर्थात धान के बारे में। धान जलोढ़क मृदा में पैदा होता है, जहाँ की मिट्टी जलोढ़ होती है जो जल को ज़्यादा अवशोषित करती है। उस मृदा में धान की प्रचुरता अधिक होती है। धान आपकी खरीफ की फसल है। अगर हम एक रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि किस धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो उस किस्म का नाम है गोल्डन धान किस्म। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, धान की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल पाया जाता है आपका चीन में, दूसरे नंबर पे अपने भारत में। अगर राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है और दूसरे नंबर पे अपने यूपी में। ठीक है, चावल और धान से जुड़ी हुई अन्य कुछ किस्म हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी किस्म किस खाद्यान्न पदार्थ से संबंधित है। तो जया एक धान की किस्म है, साकेत, पूसा, सुगंधा, गोविंद, लूनीश्री, सरजू, कावेरी। बेसिकली किस्म तो काफ़ी हैं लेकिन मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको बताई हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। पीसीएस एग्ज़ाम तक में पूछ लेता है, ऐसा नहीं है कि वनडे में ही पूछेगा, पीसीएस तक के एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी एक किस्म खाद्य पदार्थ की पूछी गई थी। तो मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी संभावना है पूछ ले। तो कौन कौन सी किस्म है? जया है, साकेत है, पूसा है, सुगंधा है, गोविंद है, लूनीश्री है, सरजू, कावेरी। ये सब जो है धान की किस्म है।
अब एक प्रश्न यहाँ पे यह भी बनता है कि जो हमारी धान की फसल होती है उसमें कौन कौन से रोग लग जाते हैं। तो उसमें रोग तो देखो काफ़ी होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह है आपका ब्लास्ट रोग और एक है आपका खैरा रोग। तो खैरा और ब्लास्ट जो रोग हैं वह लगते हैं आपके धान की फसल को। अब यहाँ पे जब धान का जिक्र हो रहा है, चावल का जिक्र हो रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि विश्व स्तर पर चावल का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है आपका मनीला, और मनीला पड़ता है आपका फिलीपींस में। तो ये आपका स्टैटिक जीएस था, चावल ओब्लिक धान से संबंधित। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने बेस सब यहाँ पे नोट डाउन करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है सोलर ऑफ स्टील चैलेंज। सोलर ऑफ स्टील चैलेंज यह उत्तराखंड में शुरू हुआ है। बेसिकली इसका उद्देश्य है कि जो नंदा देवी है, उत्तराखंड में पड़ता है, उसके ऊंचे स्थानों पर यहाँ पे व्यक्ति की सहन शक्ति का परीक्षण किया जाएगा। सोलर ऑफ स्टील चैलेंज उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नंदा देवी में स्थित ऊंचे स्थानों पर किसी व्यक्ति की सहन शक्ति का परीक्षण यहाँ पे किया जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष भी बोलते हैं। इनका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। राजस्थान वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जो परीक्षाएं होंगी वो ध्यान में रखें कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी या फिर विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? वह हुआ है जयपुर में, और जयपुर पड़ता है आपका राजस्थान में। जयपुर को हम क्या बोलते हैं? जयपुर को हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, पिंक सिटी किसे बोला जाता है? यानी कि गुलाबी शहर आपका जयपुर को। ठीक है, याद रखेंगे। अब जैसे कि ये पिंक सिटी जयपुर हो गई, तो ऐसे ही कुछ शहरों के उपनाम होते हैं जिनको उपनामों से जाना जाता है। तो जान लेते हैं। वैसे तो हर शहर किसी न किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, उसका उपनाम होता है, लेकिन हम यहाँ पे वही आपको बताएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता इस सेशन के लिए, और हम इसमें इम्पोर्टेंट ही आपको बताएंगे जो क्विक रिवीजन हो सके। ठीक है, तो पहला है आपका लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है? आप जो यूपी वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी के इंटरव्यू दिए होंगे लखनऊ में जाकर, या फिर कोई एग्ज़ाम देते होंगे, तो लखनऊ को कहते हैं ना नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ। जबकि 7 टापुओं का नगर कौन सा है? मुंबई। मुंबई है आपका 7 टापुओं का नगर। अगर भारत के बगीचे की बात करें, गार्डन सिटी या फिर भारत का बगीचा, तो वह है आपका बेंगलोर। ठीक है, और मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। तो मसालों का बगीचा किसे बोला जाता है? केरल को। ठीक है, मसालों का बगीचा केरल। और पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कौन है? कोची। पूर्व का वेनिस आपका है कोची। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? कानपुर में है अपने, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। एक प्रश्न ये बिहार में या फिर नेशनल लेवल पे भी कई बार पूछा जा चुका है कि बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है? वह है आपका कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी का मार्ग जो है यह कभी भी अपना मार्ग बदल लेती है, और ऐसे में जब कोई नदी अपना मार्ग बदलती है तो उससे वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ पे जनमानस आमजन होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसे बाढ़ भी बोलते हैं। बाढ़ आना, आकस्मिक या फिर किसी अन्य ट्रेजेडी का सामना करना। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आपका कोसी नदी को कहा जाता है। अब राजस्थान के हृदय की बात करें तो राजस्थान का हृदय है आपका अजमेर। नेक्स्ट है 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि मतलब पंजाब।
पंजाब में ही छिपा है 5, यानी कि पंजाब, और पंजाब में है आपकी 5 नदियों की भूमि। ठीक है। नेक्स्ट है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी कहाँ पे होगी भाई? पर्वत कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा? उत्तराखंड साइड है। तो उत्तराखंड में पड़ती है आपकी एक शहर मसूरी, और जो बसा हुआ है पर्वतों पर, और पर्वतों की रानी कहा गया है मसूरी को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका धान का कटोरा। यह यूपी SSSC 2015 में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? वह कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ठीक है। जैसे कि कोसी तो था बिहार का शोक, ऐसे ही बंगाल में किस नदी को शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वह है आपका दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, 7 टापुओं का नगर मुंबई, और भारत का प्रवेश द्वार भी क्या है? मुंबई। समुद्र पुत्र। समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है बीचों बीच? वह है आपका लक्षद्वीप। तो समुद्र पुत्र किसे कहा गया है? लक्षद्वीप को कहा गया है। नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स किन पहाड़ियों को कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है ब्लू माउंटेन्स। तो बेसिकली ये आपके कुछ उपनाम थे शहरों के, जो यहाँ पे मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है। आई होप आपको क्विक रिवीजन भी इसका हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की ओर। इसमें पहला पॉइंट है साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना को लॉन्च किसने किया है? मेघालय ने किया है। जो साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की गई है मेघालय सरकार द्वारा। नेक्स्ट है बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश। जो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और बिटकॉइन को एक मतलब लीगल निविदा के रूप में मान्यता किसने दी है? अल सल्वाडोर ने दी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फिर उत्तराखंड से रिलेटेड है ये फैक्ट कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण वहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली योजना। तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली योजना जोशीमठ, जो चमोली ज़िले में है उत्तराखंड के, वहाँ पे स्थित है। यह परियोजना आपकी धौलीगंगा नदी पर है। और हुआ क्या है कि जोशीमठ का जो भूमि है उसका धसाव होना शुरू हो गया है। शायद उसकी अभी जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट नहीं आई है कि किस कारण वहाँ की जो भूमि है वह धस रही है। और इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जोशीमठ को संभावित आपदा क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी ने यहाँ की जो परियोजना है तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना, इसको बंद करने के आदेश दे दिए हैं। ठीक है। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसको 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। ठीक। अब बात करें हम धौलीगंगा नदी की, तो धौलीगंगा नदी पर ही है आपकी तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना। ठीक। तो धौलीगंगा नदी की उत्पत्ति जो हुई थी वह गढ़वाली क्षेत्र व तिब्बती क्षेत्र का जो बॉर्डर है, जो सीमावर्ती है, वहाँ पे जो नीति दर्रा पड़ता है एक उत्तराखंड में, उसके पास से ही निकलती है धौलीगंगा नदी। और यह विष्णुप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, अर्थात यह धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। ठीक। अब देखो ये जो है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है। तो ऐसे ही कर्णप्रयाग हुआ, रुद्रप्रयाग हुआ, देवप्रयाग हुआ, वहाँ पे अलकनंदा किन किन नदियों से मिलती है तो जान लेते हैं। विष्णुप्रयाग में मिलती है ये अलकनंदा से धौलीगंगा नदी, जबकि कर्णप्रयाग में अलकनंदा मिलती है पिंडार नदी से।
रुद्रप्रयाग में आगे चलकर मिलती है मंदाकिनी से अलकनंदा नदी। फिर देवप्रयाग में आकर यह भगीरथी नदी से मिलती है आपकी अलकनंदा नदी। तो कई बार पीसीएस तक के एग्जाम में मिलान करने को पूछ लेता है कि विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा प्लस अलकनंदा, और कर्णप्रयाग पिंडार नदी व अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी व अलकनंदा नदी, देवप्रयाग में भगीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी। तो आप इस टॉपिक को, आपके पास मैपिंग का एटलस होगा ऑक्सफोर्ड वाला, तो आप उसको ओपन करना, उसमें भौगोलिक स्थिति वाला मैप ओपन करना इंडिया का। वहाँ पे आप देखना कि जो अलकनंदा नदी है उससे पिंडार नदी कहाँ पे मिल रही है, मंदाकिनी कहाँ पे मिल रही है, या फिर देवप्रयाग कहाँ पे स्थित है। वहाँ पे आपको सब ये आप एक बार मैप देख लेना। मैं इसमें मैप एडजस्ट नहीं कर सका क्योंकि पेज में उतना स्पेस नहीं था, लेकिन आप वहाँ पे देखना इसको, सब चीज़ें नदियाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रयाग। अब खाली प्रयाग की बात करें, यानी कि प्रयाग का मतलब प्रयागराज से है, तो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी मिलती हैं, ये सब आपको पता ही है। अब जोशीमठ का जिक्र आया है क्योंकि यह जो तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली योजना थी जोशीमठ में थी। तो जोशीमठ के बारे में भी जान लेते हैं। बेसिकली पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो जोशीमठ है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, और चमोली को कहा गया है फूलों की घाटी। ठीक है, और जोशीमठ यह भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है। बेसिकली यहाँ पे आपदा संभावित क्षेत्र तो घोषित कर दिया है इसको, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वह धंस रही है और पहाड़ का कुछ पता नहीं है कि कब पहाड़ों में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जा कि वहाँ पे घटना घट जाए। ठीक है, तो यह भूकंपीय क्षेत्र 5 में भी आता है। जोशीमठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक स्थान है। शंकराचार्य ने जो है 4 मठ इंडिया में स्थापित किए थे, जिसमें से एक मठ है आपका जोशीमठ जो पड़ता है उत्तराखंड में, जबकि अन्य 3 मठ हैं आपके, एक श्रृंगेरी था कर्नाटक में, एक द्वारका था गुजरात में, एक पुरी था आपका उड़ीसा में। तो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे, एक जोशीमठ उत्तराखंड, श्रृंगेरी कर्नाटक, द्वारका गुजरात और पुरी उड़ीसा। ठीक है, तो ये था आपका स्टैटिक जीएस। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन का जो प्रश्न बनेगा उसमें पूछेगा डायरेक्ट कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया है आपका समुद्रयान मिशन। इस मिशन के तहत मत्स्य वाहन से 3 लोग चेन्नई में 6000 मीटर गहरे समुद्र में अन्वेषण करेंगे। ठीक है, मतलब खोज करेंगे। तो समुद्रयान मिशन में जो है 3 व्यक्ति जाएंगे, चेन्नई में जो समुद्र है उसकी गहराई में 6000 मीटर की, वहाँ पे अन्वेषण करेंगे। और यह मिशन शुरू किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये था आपका 18 जनवरी का करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीएस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेरी को कमेंट में करिए, सजेशन है कमेंट करिए, और कुछ भी आपकी XYZ पढ़ाई से रिलेटेड व्यक्तिगत कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ, कोशिश करूँगा वहाँ पे रिप्लाई देने का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपका ही लाभ होगा, और आपको निश्चित ही इसका लाभ एग्ज़ाम में या आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट के टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।